नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक नियंत्रण के साधन, अभिकरण अथवा विधियां, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, अभिकरण व साधन दोनों को प्रायः एक अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, किंतु गहराई से देखने पर इनमें पर्याप्त भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। बच्चों, अभिकरण का अर्थ उन समूहों तथा संगठनों से है जो नियमों को समाज पर लागू करते हैं। उदाहरण के लिए परिवार, राज्य, शिक्षण संस्थाएं आदि होती है। अभिकरण सामाजिक नियंत्रण के मूर्त माध्यम है जो प्रथाओं, रूढ़ियों, नियमों और लोकाचारों आदि को समाज में कार्यान्वित करते हैं। और बच्चों, साधन से आज से है उन विधियों या तरीकों से हैं जिनके द्वारा कोई भी अभिकरण अपने नीतियों और आदेशों को लागू करता है, जैसे प्रथा, परंपरा, लोकाचार, जनमत, कानून, पुरस्कार व दंड, हास्य, व्यंग्य और प्रचार आदि सामाजिक नियंत्रण के साधन कहे जाएंगे। चूंकि सभी अभिकरण व साधन मिलकर ही सामाजिक नियंत्रण रख पाते हैं। इसके पश्चात अब हम सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण एवं साधन के बारे में बिंदुवार विस्तार से आप सभी को समझाएंगे। सबसे पहला बिंदु है जनरीतियां। बच्चों, समदर महोदय ने बताया है कि जनरीतियां क्या होती है। समदर के अनुसार जनरीतियां सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख साधन है। उनके अनुसार जनरीतियां प्राकृतिक शक्तियों के समान होती है जिनका पालन व्यक्ति अचेतन रूप में करता है। इसके बाद अगले समाजशास्त्री हैं गिलिन एवं गिलिन ने अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में जनरीतियों के विषय में इस प्रकार लिखा है। जनरीतियां नित्य प्रति के जीवन में आचरण का वह प्रतिमान है जो समूह में अज्ञात रूप में बिना किसी पूर्व योजना अथवा निश्चित विचारों के उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार बच्चों, जनरीतियों की उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि जनरीतियां स्वतः उत्पन्न होती है और समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने के कारण ये व्यक्ति के व्यवहारों को प्रभावित भी करती है। इस प्रकार बच्चों, जनरीतियां सामाजिक नियंत्रण के प्रभावपूर्ण साधन है और ये सामाजिक ढांचे को व्यवस्थित भी करती है, जैसे नमस्कार करना, किसी की वस्तु का उपयोग उससे पूछकर करना, सड़क के एक ओर चलना आदि सभी सामाजिक नियंत्रण के साधन कहलाते हैं। दूसरा बिंदु है प्रथाएं। अंग्रेजी में इसको कस्टम्स कहा जाता है। प्रथाएं भी सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रयुक्त होती है। वे सभी आदर्श व नियम जो एक लंबे समय से कार्य करते आ रहे हैं प्रथा का रूप ले लेते हैं।
अथवा कहा जा सकता है कि जनरीतियां ही जब अत्यधिक व्यवहार में आ जाती है तो प्रथाएं बन जाती है। इस प्रकार प्रथाएं बचपन से ही व्यक्ति को इतना प्रभावित करती है कि वे उसकी आदत बन जाती है। व्यक्ति बिना सोचे विचारे इन्हें स्वीकार कर लेता है। अपनी ही जाति में विवाह करना, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, श्राद्ध तर्पण आदि करना प्रथा के अंतर्गत आता है। तीसरा बिंदु है लोकाचार। बच्चों, लोकाचार सामाजिक नियंत्रण के साधन है। सर्वप्रथम समनर महोदय ने लोकाचार शब्द का प्रयोग किया था। इनमें उचित एवं अनुचित का भाव जुड़ा रहता है। साथ ही लोकाचारों में समूह कल्याण की भावना निहित होती है। लोकाचार दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक लोकाचार कुछ कार्य करने का आदेश देते हैं, जैसे सच बोलना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, जीवों पर दया करो, माता पिता की आज्ञा मानो आदि। जबकि नकारात्मक लोकाचार कुछ कार्यों को करने से रोकते हैं, जैसे झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो, चोरी नहीं करनी चाहिए आदि। लोकाचारों का प्रभाव आंतरिक एवं अनौपचारिक होता है। लोकाचारों का पालन करना नैतिक दृष्टि से उचित माना जाता है। लोकाचार अथवा रूढ़ियां व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और समनर ने इन्हें जन कल्याण की भावना से जोड़ते हुए कहा है कि जब जनरीतियां अपने साथ उचित रहन सहन का दर्शन तथा जन कल्याण की भावना सम्मिलित कर लेती है तो वे लोकाचार बन जाते हैं। चौथा बिंदु है संस्था, जिसको अंग्रेजी में इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। बच्चों, संस्था किन्हीं निश्चित नियमों द्वारा कार्य करने की एक पद्धति है और संस्था को परिभाषित करते हुए ग्रीन महोदय ने लिखा है कि एक संस्था किसी इकाई में जनरीतियों और रूढ़ियों अर्थात लोकाचारों का ऐसा संगठन है जो अनेक सामाजिक कार्यों की सेवा करता है। अगले समाजशास्त्री हैं समनर। बच्चों, समनर ने इसे अधिक स्पष्ट रूप से समझाया है। उनके अनुसार संस्था एक विचारधारा और एक ढांचे से मिलकर बनती है। इस प्रकार संस्था में स्थायित्व, अनौपचारिकता तथा व्यवहार की एक रूपता सम्मिलित है। संस्थाओं में विवाह, परिवार, सरकार, धर्म व व्यापार सम्मिलित किए जाते हैं। संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि यह समाज में कायदे कानून को व्यवहार में लाती है। पांचवा बिंदु है कानून। इसको अंग्रेजी में लॉ कहा जाता है। कानून सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है। कानून के पीछे राज्य की शक्ति होती है और इसका उल्लंघन करने पर राज्य द्वारा एक निश्चित दंड दिया जा सकता है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। कानून सामूहिक जीवन को नियंत्रित करते हैं। इनका कार्य समाज के व्यक्तियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों से अवगत कराना है। इसी कारण ये समाज विरोधी कार्यों के प्रति दंड का निर्धारण करते हैं तथा इसकी अर्थात कानून की अवहेलना करने वालों को उचित दंड देते हैं।
कानून सभी समाजों में समान नहीं होते हैं। आदिम समाजों में इनका अलिखित या प्रथागत रूप मिलता है, जबकि विकसित एवं सभ्य समाजों में इनका लिखित रूप दिया जाता है। लेकिन अलिखित रूप कानून भी किसी भी रूप में लिखित कानून की तुलना में कम प्रभावशाली नहीं होते हैं। और रोस महोदय कानून को सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक विशेषीकृत एवं अत्यधिक स्पष्ट इंजन के रूप में मानते हैं, जिसको स्वयं समाज क्रियाशील बनाता है। इस प्रकार बच्चों, कानून सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला बिंदु है जनमत। अंग्रेजी में इसको पब्लिक ओपिनियन कहा जाता है। बच्चों, जनमत से अभिप्राय किसी विषय पर जनता की राय जानने से है। जनता से अर्थ यहाँ व्यक्तियों के उस समूह से हैं जो कि दूर रहकर भी किसी समस्या पर अपना सामान्य मत व्यक्त करना चाहते हों। जनमत सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है और बोटम महोदय का मानना है कि जनमत व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रतिबंधित व निर्देशित करता है। डेविस महोदय के अनुसार जनमत एक सामूहिक उपज है। यह व्यक्तियों का संयुक्त मत है जिसका निर्माण जनता के विभिन्न मतों द्वारा होता है। किम्बाल यंग के अनुसार जनमत किसी निश्चित समय में जनता के द्वारा व्यक्त किए गए मतों को कहा जाता है। इस प्रकार बच्चों, उपर्युक्त सभी परिभाषाओं का सार यह है कि जनमत सामाजिक नियंत्रण की एक विधि के रूप में व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखने का प्रमुख माध्यम है, जो प्रशंसा अथवा निंदा के रूप में व्यवहारों को नियंत्रित करता है। क्योंकि व्यक्ति किसी व्यवहार को करते समय यह अवश्य ध्यान रखता है कि अन्य व्यक्ति उस व्यवहार को कैसा समझ रहे हैं। इस रूप में यह सामाजिक नियंत्रण का सशक्त साधन होता है। जनमत समाज पर इस रूप में भी नियंत्रण रखता है कि कोई विशेष संस्था अथवा समिति जो किसी विशिष्ट हित की पूर्ति करती है, वह किसी दूसरे के हित के लिए हानिकारक न हो। और कभी कभी यह शासन तंत्र पर भी नियंत्रण रखता है और यह स्पष्ट करता है कि सामूहिक हित सर्वोपरि है। इस प्रकार जनमत सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है, जो कि व्यक्ति को अनुशासन में रहने व अपने व्यवहारों पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। सामाजिक नियंत्रण का 7वां बिंदु है धर्म एवं नैतिकता। धर्म। बच्चों, धर्म एवं नैतिकता दोनों साथ साथ प्रयुक्त होने वाले संप्रत्यय हैं और दोनों ही सामाजिक नियंत्रण के प्रबल साधन हैं। धर्म के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं और बताया है कि धर्म मानव का अलौकिक शक्ति से संबंध स्थापित करता है, अर्थात यह अलौकिक विश्वासों और ईश्वरीय सत्ता पर आधारित होता है, जिसके नियमों को व्यक्ति ईश्वरीय शक्ति के भय के कारण मानता है। इसमें पाप व पुण्य की भावना भी जुड़ी रहती है। बच्चों, व्यक्तियों का यह विश्वास होता है कि धर्म के आदेशों व निर्देशों का पालन करना
पुण्य का कार्य है जिसका संबंध स्वर्ग से भी होता है, और इसके आदेशों की अनुपालना न करने पर व्यक्ति पाप का भागी बनता है और उसे नरक भोगना पड़ता है। यही मान्यता व्यक्ति को सद्कार्य करने को प्रेरित करती है और धर्म के अभाव में अनैतिकता, क्रूरता और अराजकता आदि की वृद्धि होती है। टाइलर के अनुसार धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है। निष्कर्ष रूप में धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास का नाम है। धर्म सार्वभौमिक है, अर्थात सभी समाजों में इसका कोई न कोई रूप अवश्य मिलता है। यह पवित्रता से भी संबंधित होता है। धर्म से संबंधित अनेक कथाएं, किंवदंतियां व वार्ताएं आदि मिलती है, जिनका सार समाज विरोधी कार्य करने पर ईश्वरीय सत्ता द्वारा दंड मिलने से संबंधित होता है, जिसके कारण व्यक्ति अपने व्यवहारों पर अंकुश लगा लेता है। इस प्रकार यह सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन होता है। नैतिकता धर्म से ही जुड़ा हुआ शब्द नैतिकता है। नैतिकता का अर्थ उचित व अनुचित का विचार करना है। डेविस के अनुसार नैतिकता कर्तव्य की आंतरिक भावना है, जिसमें उचित अनुचित का विचार सन्निहित है। मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि सही अर्थ में नैतिकता के नियम वह नियम समूह है जिससे व्यक्ति का अंतःकरण सत्य असत्य का ज्ञान है। इन परिभाषाओं से सार रूप में यह कहा जा सकता है कि नैतिकता व्यक्ति की अंतरात्मा से संबंधित होती है, जो उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य और अच्छे बुरे आदि में भेद करना सिखाती है। यह उपदेशात्मक होती है, जैसे अच्छा कार्य करो, ईमानदार होना चाहिए और बड़ों का सम्मान करना चाहिए आदि। ये नियम पवित्रता, न्याय और सत्य पर आधारित होते हैं, जबकि नैतिकता धर्म से संबंधित होती है, क्योंकि कुछ नियम ऐसे होते हैं जो धर्म और नैतिकता दोनों क्षेत्रों में आते हैं, और अनेक धार्मिक नियमों की अनुपालना करना व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य भी होता है। 8वां बिंदु है परिवार, जिसको अंग्रेजी में फैमिली कहा जाता है। बच्चों, परिवार सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक किंतु प्राथमिक साधन है। व्यक्ति के समाजीकरण में परिवार की अहम भूमिका है। समाजीकरण द्वारा व्यक्ति सामाजिक मूल्यों, नैतिकताओं, आदर्शों व नियमों आदि से अवगत होता है और उन्हीं के अनुसार आचरण करने लगता है, जिससे सामाजिक नियंत्रण बना रहता है। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, जहां वह आदर्श नागरिकता का पाठ पढ़ता है तथा मानवोचित गुणों को सीखता है। परिवार प्राथमिक समूह की भूमिका के रूप में बालक को पारस्परिक घनिष्ठता की शिक्षा भी देता है, क्योंकि बच्चा प्रारंभ से परिवार के सदस्यों, माता पिता, भाई बहन आदि के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है, जहां वह स्नेह, प्रेम, प्रशंसा, निंदा, अपमान आदि के द्वारा व्यवहारों पर नियंत्रण करना सीखता है। परस्पर सहयोग, सहायता आदि सीखता है, जो आगे चलकर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार परिवार वह स्थल है जहां प्रारंभ से ही बालक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में अनेक जनरीतियों, लोकाचारों, धार्मिक अनुष्ठानों
आदि को अपने बड़ों से सीख लेता है, जिससे उसमें साहचर्य, सहयोग, पारस्परिक त्याग तथा धार्मिक विश्वास आदि की भावना स्थायी रूप से लेती है, जिससे व्यक्ति समाज के साथ अपना समाजीकरण कर लेता है और सामाजिक नियंत्रण में अपनी अहम भूमिका निभाता है। इसका अंतिम बिंदु है शिक्षा, जिसको अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है। बच्चों, शिक्षा सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा व्यक्ति का चहुमुखी विकास करती है। शिक्षा द्वारा ही प्राणी सामाजिक प्राणी बनता है, अन्यथा तो वह जैविकीय प्राणी है। व्यक्ति का समाजीकरण शिक्षा द्वारा ही होता है और चूंकि समाजीकरण की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है, अतः शिक्षा भी अनवरत चलने वाली क्रिया मानी जाती है। शिक्षा की कुछ परिभाषाएं हैं जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी के अनुसार, महात्मा गांधी ने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। भारतीय संस्कृति में शिक्षा की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है: सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वह है जो हमें मुक्ति की ओर ले जाती है, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य शिक्षा करती है। इस प्रकार शिक्षा अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। इसके 3 प्रकार बताए गए हैं: औपचारिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा शिक्षण संस्थाओं द्वारा दी जाती है, जिसमें प्रवेश एवं परीक्षा के नियम होते हैं। शिक्षा प्राप्त कर लेने पर यह औपचारिक रूप से उपाधि या प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। औपचारिक शिक्षा निश्चित नियमों के आधार पर संचालित होती है और शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने के लिए भी निश्चित चरणों से गुजरना पड़ता है, जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, उसके पश्चात विश्वविद्यालय। दूसरा है गैर औपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। गैर औपचारिक शिक्षा से आशय उस शिक्षा से है जिसमें औपचारिकताएं कम हो जाती है। यद्यपि शिक्षा किसी न किसी अभिकरण द्वारा ही प्राप्त की जाती है, लेकिन वहां पर प्रवेश के नियम, पाठ्यक्रम, परीक्षा की विधि, समय, स्थान आदि सभी विषयों में औपचारिकताएं न्यून या अति न्यून हो जाती है। टेलीविजन के प्रोग्राम, खुले विश्वविद्यालय एवं पत्राचार आदि इसके उदाहरण हैं। तीसरा है अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। बच्चों, यह शिक्षा आजीवन चलती रहती है। किसी प्रकार की औपचारिकताएं इसमें नहीं होती है। यह किसी शिक्षण संस्था द्वारा नहीं प्राप्त की जाती है, अपितु परिवार, मित्र मंडली आदि से संपर्क के कारण अनेक नई बातें सीखने को मिलती है। कुछ बातें व्यक्ति अपने व दूसरों के अनुभव से भी सीखता है। यह शिक्षा आजीवन चलती है और विभिन्न परिस्थितियों से समायोजन भी करना सिखाती है। इस प्रकार बच्चों, आज हमने सामाजिक नियंत्रण के साधन एवं अभिकरण, इन सभी का हमने आज बिंदुवार विस्तार से अध्ययन किया और आप लोगों को समझाया। आपको समझ में जरूर आया होगा। आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद।